डीएम और आला अधिकारियों का आज से अपना कार्यकाल शुरू करते वक्त अभिवादन भी किया और कहा, दुनिया में यूपी का मुकाम बहुत बड़ा है। गंगा के विकास की योजना में राज्य सरकार साथ दे। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाऊंगा, जनता से रूबरू होऊंगा, जिससे उत्तर प्रदेश के हालात को समझा जाएगा। मैं प्रारंभ में ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। मैं जो अभी संवैधानिक दायित्व स्वीकार कर रहा हूं, तो ये दायित्व के अनुसार, संविधान के अनुसार ही मैं आने वाले दिनों में काम करने की कोशिश करूंगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के साथ मेरा दायित्व का निर्वाह करते समय मैं एक सेतु बनने की कोशिश करूंगा। उधर सचिवालय में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। यह बैठक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुलाई थी। इस बैठक में कैबिनेट के सभी सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में कैबिनेट ने राज्य में 3 थर्मल पावर स्टेशन को लगाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही 660 मेगावाट के पावर स्टेशन लगाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने लोहिया अस्पताल, लोहिया मेडिकल संस्थान के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही उन्नाव में गंगा के पास औद्योगिक विकास के प्रस्ताव, अनुपयोगी पदों को खत्म करने और कुछ सामानों में वैट बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यादेश को भी पास कर दिया गया। तो उद्योग, खाद्य और रसद विभाग के कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने इटावा के कटाई मिल की जमीन आवास विकास परिषद को देने का फैसला किया है। जो फैसला हुआ है, ये जो हमारी पनकी में ये तापीय परियोजना है, वहां हम 660 मेगावाट के एक और परियोजना लगाएंगे। इसके अतिरिक्त जो आपकी हरदुआगंज है, हरदुआगंज में ऑलरेडी हमारा 200 × 250 मेगावाट की परियोजना चल रही है। उसमें केवल इशू था, जो लागत उसकी बढ़ गई थी। उस लागत बढ़ने का अनुमोदन जो है वो आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया गया है। इटावा में, जनपद इटावा में शहर के बीच में पड़ जा रही थी भूमि, जो एक वहां की कताई मिल थी, वो कताई मिल तो बंद हो गई। आवास विकास परिषद उसमें एक रेजिडेंशियल कॉलोनी का विकास जो है वो करेगा। ये इटावा में कताई मिल की भूमि के संबंध में है। उधर मोहनलालगंज केस में डीआईजी लखनऊ नवनीत सिखेरा ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर चैलेंज का स्टेटस अपडेट किया है। फेसबुक पर नवनीत सिखेरा ने अपने स्टेटस में लिखा है कि अगर जांच गलत साबित होती है तो मैं जीवन में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा। इससे पहले राज्यपाल अजीज कुरैशी ने केस की जांच पर सवाल खड़े किए थे। अजीज कुरैशी ने कहा था कि वो जांच से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने पूरे मामले की फिर से जांच कराए जाने की बात कही थी। नोएडा में बिल्डर्स की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिल्डर और अथॉरिटी दोनों हाईकोर्ट के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर हाईकोर्ट से भी बड़े हो गए हैं? भला हो अदालतों का, नहीं तो बिल्डर और अथॉरिटी के अधिकारी किसानों की जमीन बेचकर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दें। इन्हें अदालतों के आदेश की भी परवाह नहीं और कानून को तो ठेंगे पर ही रखते हैं। बिल्डरों के रसूख के आगे घुटने टेक चुका किसान अदालत की दहलीज पर गुहार लगाता है। अदालतें आदेश भी देती है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के आला अधिकारी और बिल्डर इन आदेशों को पैरों तले रौंद देते हैं। नोएडा में बिल्डरों की मनमानी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि बिल्डरों की इस मनमानी में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी भी शामिल हैं। अगर सरफाबाद गांव के रहने वाले किसान सुखपाल ने कोर्ट का रुख नहीं किया होता तो किसान की जमीन पर न जाने कब की गगनचुंबी इमारत खड़ी हो जाती। मामला आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल नोएडा के सेक्टर 75 स्थित सरफाबाद गांव में डिजानिक बिल्डर ने सरफाबाद में बिना जमीन अधिग्रहित किए प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो 2013 में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। बावजूद इसके कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए बिल्डर की साइट पर कंस्ट्रक्शन बिना किसी रोक टोक के जारी है। ना तो हमें मुआवजा दिया गया,
ना ही हमें ज़मीन दी गई, और यहाँ आते हैं तो हमको धमका दिया जाता है कि अथॉरिटी के पास जाओ। पहली बात तो ये है कि हमें कोई स्टे का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, जो भी पोजीशन का स्टे का है दैट पर्टेन्स टू द नोएडा अथॉरिटी, नॉट टू अस। सेकेंडली, एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न, हमें ये न्यूज आपसे मिली है, हमें कोई पता नहीं है कोई कंटेंट है क्या है। अगर कोई कंटेंट का ऑर्डर आता है तो उससे अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन ये तो दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, यहाँ कंटेंट का कोई ऑर्डर नहीं दिखा रहे हैं। ये जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं पोजीशन का, जो है नोएडा अथॉरिटी के लिए, जो डिजाइन ऐप के लिए नहीं है। सेक्टर 75 की जमीन नोएडा ने बिना एक्वायर किए ही बिल्डरों के अलाट कर दिया था। इसमें एक सुखपाल नामक किसान है जिनकी जमीन है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित कर दिया कि किसान के कब्जे में कोई इंटरफियर न किया जाए और कोई निर्माण कार्य वहां पर न किया जाए। इसके बावजूद भी बिल्डर वहां काम करना चालू किए। मजबूर होकर सुखपाल ने रामारमन चेयरमैन, कलेक्टर गौतम बुद्ध नगर, जेके जैन जो डायरेक्टर हैं ई होम्स के, उनके खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल किया। अभी तक आपने नोएडा के सेक्टर 75 स्थित सरफाबाद गांव में बिल्डर की मनमानी को तफसील से देखा। आइए अब आपका ताल्लुक ऐसे ही एक दूसरे मामले से कराते हैं, जहां बिल्डर और अथॉरिटी खुद को हाईकोर्ट से बड़ा समझते हैं। मामला नोएडा के सेक्टर 134 का है, जहां हाईकोर्ट की रोक के बावजूद जेपी ग्रुप की ओर से वेस्ट टाउन विलेज का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। बिल्डर और अथॉरिटी की इस मनमानी से हाईकोर्ट भी खुद हैरान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए अथॉरिटी के अधिकारियों और बिल्डरों को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रमा रमन और डिप्टी सीईओ के साथ ही जेपी ग्रुप को अवमानना का नोटिस जारी कर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को तत्काल निर्माण रुकवाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने अथॉरिटी के अधिकारियों और जेपी ग्रुप को जारी नोटिस में ये भी पूछा है कि अदालत की रोक के बावजूद वेस्ट टाउन विलेज का निर्माण होने पर क्यों न इन सब के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। कालूराम किसान की जमीन बिना एक्वायर किए नोएडा ने जेपी कंपनी को बेच दिया है। जब जेपी कंपनी वहां काम करने के लिए मौके पर आई तो कालूराम ने याचिका दाखिल किया और 29 मई 2014 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया और कहा कि किसान जमीन को कोई छीने न। लेकिन फिर भी जेपी कंपनी वाले जबरदस्ती वहां पर काम कर रहे हैं। इस पर आज ऑनरेबल जस्टिस पंकज नकवी ने समीर गौड़ के ऊपर, मंगल सिंह के ऊपर, रामा रमन के ऊपर और राजेश प्रकाश के ऊपर कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन होना चाहिए। अगर अनुपालन नहीं होता है तो मानहानि का मुकदमा कायम करा के कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो न्यायालय की आदेशों की जो अवहेलना हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई होनी चाहिए और मुझको लगता है कि न्यायालय को भी सुमोटो संज्ञान मिलना चाहिए। न्यायालय ने यदि रोक लगा रखी है तो रोक के बावजूद निर्माण कैसे होगा? क्या नोएडा में हाईकोर्ट से बड़े हो गए हैं बिल्डर और अथॉरिटी? नोएडा में बिल्डर और अथॉरिटी के लिए हाईकोर्ट का आदेश ठेंगे पर। बिल्डर और अथॉरिटी को नहीं हाईकोर्ट के आदेश की परवाह। अन्नदाता के पेट पर लात मार रहे बिल्डर और अथॉरिटी। नोएडा अथॉरिटी के जिम्मेदार अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? सवाल है कि बिल्डर्स कैसे मनमानी करते रहे, क्यों नहीं अथॉरिटी और बिल्डर ने अदालत के आदेश की परवाह की। सवाल तो ये भी है कि अन्नदाता के पेट पर लात मारने वाले बिल्डरों पर कब कार्रवाई की जाएगी और कब जिम्मेदार अथॉरिटी के अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा। सौरभ साहनी, नोएडा, समाचार प्लस। उधर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में शासनादेश की अनदेखी कर बिल्डरों के 80/20 रेशो वाले ड्रॉ में भारी अनियमितता देखने को मिली। इस ड्रॉ में जीडीए ने शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ड्रॉ कराया है। ये सभी आरोप नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष और बीजेपी पार्षद ने लगाए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अनियमितता की जानकारी दी। पार्षदों ने शासनादेश की प्रति के साथ खुलासा किया है कि जीडीए अधिकारियों ने सभी नियमों को ताक पर रखकर ये ड्रॉ कराए। SC, ST, OBC कोटि के फ्लैट सामान्य श्रेणी के आवंटित कर दिए गए। साथ ही इस ड्रॉ में ज्यादातर आवेदक बिल्डरों के मजदूर, सरकारी अधिकारियों के यहां काम करने वाले लोग हैं। ई
EWS स्कीम के 139 मकान जो SC, ST और OBC को दिए जाने थे वो जनरल कैटेगरी को दे दिए। LIG स्कीम में 102 मकान जो SC, ST और OBC को दिए जाने थे वो जनरल कैटेगरी को आवंटित कर दिए। इससे बड़ा अहमियतदार घपला क्या होगा। और ये हम उन्हीं की टैली के आधार पर ये कह रहे हैं, हमने बाकायदा टैली बनाकर प्रस्तुत की। तो जो GDA के अधिकारियों ने प्रेस की थी वो सफेद झूठ था, धोखा था और तथ्यों को छुपाने जैसा था। उधर फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में अचानक पाइपलाइन फट गई, जिससे इलाके के लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस बीच मामले का निपटारा करने पहुंचे एडीएम को इलाके की महिलाओं ने घेर लिया और एडीएम के साथ हाथापाई हुई। दरअसल एक अवैध घर के नीचे से पाइपलाइन निकली हुई है, जिसको गिराने के लिए एडीएम अपनी टीम के साथ जेसीबी लेकर पहुंचे। उन्होंने जैसे ही घर गिराने की कोशिश की, वैसे ही महिलाओं का कहर एडीएम पर टूट पड़ा और एडीएम को घेर कर उनके साथ हाथापाई की गई। हाथापाई से एडीएम को मामूली चोट भी आई है। उधर 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया। और खबर इलाहाबाद से लेते हैं, जहां के नया यमुना पुल पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवक पुल के टावर पर चढ़ गया। युवक किन कारणों से टावर पर चढ़ा, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी जरूर मौके पर पहुंचे और युवक को उतारने की कोशिश की गई। युवक के टावर पर चढ़ने की वजह से पुल का आवागमन बाधित हो गया। इस बीच मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ पहुंच गई और इसे हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यही नहीं, पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। नोएडा सेक्टर 120 स्थित प्रतीक लॉरेल अपार्टमेंट में हुई मां बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक नितिन और पारुल के कॉल रिकॉर्ड खंगाले हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, जिसके बाद शुरुआती जांच में पुलिस ये मानकर चल रही है कि कार में जला युवक नितिन हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद होगी। पुलिस के मुताबिक नितिन ने अपने साले को फोन कर कहा था कि उसकी पारुल से लड़ाई हो गई है और सब कुछ खत्म हो गया है। जिस वक्त नितिन ने यह फोन किया था उसकी लोकेशन घर के आसपास की ही थी। बहरहाल पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि वो जल्द से जल्द इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करे। पोस्टमार्टम जो है वो 2 डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया गया, जिसमें युवती की हत्या जो है वो गला घोंटकर बताई गई है और जो महिला मिली थी उस पर उसकी कलाई पर भी एक चोट का निशान है और 1-2 चोट और है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से डॉक्टर द्वारा कहा गया है कि महिला की मौत जो है वो गला घोंटने से हुई है और जो बच्ची थी उसकी डेथ जो है वो स्मूदरिंग आया है कि जैसे कि कोई चीज़ से रखे उसका मुंह दबा दिया गया और इस तरह की कुछ बात। और वाराणसी में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब नारिया इलाके में बीजू के हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कृष्ण मोहन ने अपनी पत्नी को मारते हुए गेट के बाहर कर दिया और लव मैरिज शादी विवादों की भेंट चढ़ गई और पति पत्नी का हंगामा सड़कों पर उतर आया। इतना ही नहीं, पिता की ओर से उसका बेटा भी विरोध करने लगा। दरअसल किरण सिंह और कृष्ण मोहन का पारिवारिक विवाद 2012 से न्यायालय में चला रहा है। कृष्ण मोहन पत्नी को गुजारा भत्ता देते हैं, दोनों में तलाक नहीं हुआ है। सुबह किरण सिंह को पता चला कि उनके पति किसी और महिला के साथ रह रहे हैं तो वो घर पहुंच गई और हंगामा खड़ा हो गया। महिला के मुताबिक पति ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया उसे नहीं पता। वहीं प्रोफेसर कृष्ण मोहन का कहना है कि किरण के परिवार वाले अब कब्जा करना चाहते हैं। यहां रुकने छोटे से ब्रेक के लिए लौट रहे हैं जल्द। Not just a college, but a university. Not just teachers, but mentors. Not just a degree, but an education. Preparing professionals for a new India. An interdisciplinary education hub. Tirthankar Mahavir University. पोल खोल रहे अपने ही दरबारी नरेश अग्रवाल ने बताई सरकार की लाचारी। सरकार और पुलिस की बेबसी कर दी बयां। आखिर इस लाचारी का कारण है क्या? देखिए बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। Shipra Mall Ghaziabad, a one-stop destination for entertainment and leisure. 3-screen multiplex, Jam,
has one of the widest and largest screen in India. Bite In, a multi-cuisine food court. Come for unique shopping, dining and entertainment options. Shipra Mall, Ghaziabad. होटल मॉल्स से भरा पड़ा नगर, फिर भी निगम नहीं वसूल रहा कर।